नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस में बात करेंगे झारखंड बोर्ड कक्षा 12वीं समाज शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भाई समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो बना दिया है, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। आज हमारा तीसरा वीडियो रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए। तो फटाफट प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, क्या है आज का प्रश्न। भाई पहला प्रश्न की बात करूँ, पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि डेमोग्राफी यानी कि जननांकिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए दोस्तों, जननांकिकी जो शब्द है ना वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 4 देख पाएंगे दोस्तों, ग्रीक, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए इसके बाद दूसरा आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जननांकिकी विज्ञान है। भाई जननांकिकी विज्ञान में क्या करते हैं, तो देखिए इसमें हम लोग बेसिकली जनसंख्या से संबंधित वो आंकड़े करते हैं, यानी कि जनसंख्या के अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 2 देख पाएंगे दोस्तों, जनसंख्या का अध्ययन हम क्या बोलेंगे, जननांकिकी विज्ञान, ठीक। तो इसमें जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है, 2। आगे तीसरा प्रश्न की बात करो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। दोस्तों इसका सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो गुडलार्ड ने किया था, और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो गुडलार्ड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे दोस्तों मैं बात करूँ अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के, ठीक है, स्वयं समायोजन चक्र से है। तो ये जो है दोस्तों एडम स्मिथ से संबंधित, तो एडम स्मिथ आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हो जाएगा दोस्तों। आगे की प्रश्न की बात करूँ, आपका जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान भारत, ठीक है, की आबादी लगभग कितनी है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, ठीक है, 1.25 अरब बोल सकते हैं आप इन ऑप्शन में से, यानी 140-50 के आसपास है हमारा वो जनसंख्या, तो जनसंख्या आपको पता ही है। आगे भाई आगे प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या के दृष्टि से बात करो दोस्तों, तो भारत जो है वो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल दिया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां नंबर पे आएगा, लेकिन जनसंख्या की बात हो रही है तो पॉपुलेशन में यानी कि जनसंख्या में दूसरा नंबर पे आता है, पहला नंबर पे चीन। इसके बाद अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित हैं। भाई भारत के लोग मुख्य रूप से किससे आश्रित हैं, नौकरी पर आश्रित है, कृषि पर है, व्यवसाय पर है, उद्योग पे है। तो भारत के लोग जो दोस्तों अधिकतर कृषि पे आश्रित होते हैं, क्योंकि कृषि हमारा ऋण है, तो ऑप्शन नंबर बोल सकते हैं 2, ठीक है। चलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, कृषि पर आश्रित रहते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन निम्नलिखित में से किस सामाजिक शास्त्र ने किया। भाई भारत के ग्रामीण समुदाय का अध्ययन जो है वो किन, ठीक है, किसने किया है, कौन सा समाज शास्त्र ने किया था, तो इनका नाम है दोस्तों एस.सी. दुबे। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख पाएंगे दोस्तों, एस.सी. दुबे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आगे के प्रश्न की बात करूँ, प्रश्न बोला जा रहा है कि गांव एक लघु गणराज्य है, यह कथन किन का है। तो गांव जो एक लघु गणराज्य है किसने कहा, तो ये जो कहना है दोस्तों वो मेटकाप का है कि राज्य एक लघु गणराज्य है। तो मेटकाप ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय शहरों में मोहल्लों के बसने का आधार निम्नलिखित में से क्या है। तो भारतीय शहरों में जो मोहल्ले बसते हैं, जहाँ मोहल्ले पे लोग रहते हैं दोस्तों, इसका मुख्य जो आधार होता है दोस्तों वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग के हिसाब से मोहल्ले बैठते हैं, तो वर्ग ऑप्शन नंबर जो 2 देखने को मिलता है वो आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जिस प्रकार से वर्ग के लोग रहेंगे उस तरह से मोहल्ला बनता है वर्ग के हिसाब से। जो अच्छा खासा कमाने वाले हैं वहाँ पर अच्छे खासे लोग रहेंगे, जहाँ पे नॉर्मल जो मध्यम वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ निम्न स्थिति तो निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। आगे बात करो दोस्तों, आगे यहाँ पे प्रश्न आपसे भी से पूछा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या है। भाई इसमें आपका प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है, पुरुष पर महिलाओं की संख्या की बात कर सकता हूँ तो 933 रही है, तो ऑप्शन नंबर आप 1 बोल सकते हैं दोस्तों, 933। चलिए इसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है। भाई सबसे कम की बात करूँ स्त्री पुरुष अनुपात में तो वो पंजाब राज्य आता है हमारा, तो पंजाब ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं दोस्तों, वो हो जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न पूछा जा रहा है आप सभी से कि भाई वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई।
तो राष्ट्रीय नीति जो लाई गई वृद्धों के लिए सन 1999 में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही आप देख पाएंगे 1999, वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। तो आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। भाई सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल हो जाएगा, केरला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में देख पाएंगे दोस्तों, केरल वो राइट आंसर होता है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो बात करूँ इसमें से तो बिहार राज्य की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप बिहार देख पा रहे होंगे। क्लियर। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है। तो सामाजिक मूल्य, जीवन पद्धति, शैक्षणिक स्तर या आर्थिक विकास। तो देखिए ये आपका शैक्षणिक स्तर होगा दोस्तों। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप स्वतः ही चाहेंगे कि मेरे जो बच्चे होंगे 1 या 2 ही है दोस्तों। ठीक है। अन्यथा अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों पर उलझ जाएंगे और हो सके तो आप बोलेंगे नहीं मेरा 3-4 होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह हो जाते तो आप बोल सकते हैं शैक्षणिक स्तर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई। देखिए नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो घोषित की गई थी वो 2000 ईस्वी में की गई थी। तो आपका बोल सकते हैं 2000 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2। आगे प्रश्न की बात करूँ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। तो सबसे पहले जो घोषित किया गया था 1976 में की गई थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप 2 यहाँ पे देख सकते हो 1976, 1976 वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसके बाद बात करो दोस्तों अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जनजाति विज्ञान। तो इसके बाद बात करो दोस्तों अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनजाति जीवन में गोकुल प्रतिनिधित्व करता है। गोकुल किसको प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। तो गोकुल जो है ना एक प्रकार का युवा संगठन को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है युवा संगठन, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ठीक है सोरो रेट क्या है। तो भाई सोरो रेट जो है ना ये एक शाली विवाह है। ठीक है। एक शाली विवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप बोल सकते हैं। क्लियर। आगे इसके बाद क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों कि धार्मिक जीवन का प्रारंभिक ठीक है स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों दुर्खिम का है। धार्मिक जीवन का प्रारंभिक जो स्वरूप सिद्धांत है वो दुर्खिम का है। तो ऑप्शन नंबर 4 आप बोल सकते हो। क्लियर। तो आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नातेदारी के मुख्य कितने प्रकार की श्रेणियाँ होती है। तो देखिए नातेदारी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक दोस्तों। तो आप बोल सकते हो 3। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ही आपका तीसरा दिया हुआ है। जो नातेदारी का वो प्रकार होता है वो 3 प्रकार के होता है। इसके बाद क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि मॉर्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉर्गन के अनुसार नातेदारी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक। तो चलिए भाई अगला प्रश्न पूछा है कि माता पिता नातेदारी के किस श्रेणी में आते हैं। देखिए माता पिता जो है ना वो नातेदारी की प्रथम श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप 1 बोल सकते हैं, ये प्रथम श्रेणी में आते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चाचा चाची ठीक है नातेदारी के कौन से श्रेणी में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से सभी। तो ये जो आते हैं चाचा चाची वो हमारे द्वितीय श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं द्वितीय। ठीक है। माता पिता पहला में, चाचा चाची आपका द्वितीय में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर। आगे तो इसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति हमारे प्राथमिक नातेदार का द्वितीयक संबंधी होते हैं उन्हें हम ठीक है कौन सा श्रेणी में रखेंगे, तो कौन से नातेदारी के कौन से श्रेणी में आते हैं। तो ये हमारे तीसरे नंबर पे आएंगे दोस्तों। ठीक है। क्योंकि प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक संबंधी है तो ये हमारे तीसरे नातेदार में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पूछा रहा है कि निम्न में से ठीक है कौन नातेदारी की रीति नहीं है, मतलब नातेदारी की रीति में नहीं आता है। तो परिहार हो जाएगा। ठीक है। वर्गीकृत संज्ञाएं या तो परिहार संबंध या तो माध्यमिक संबोधन। तो देखिए ये नातेदारी की जो रीति में नहीं आती है वो वर्गीकृत संज्ञाएं नहीं आएगी, बाकी ये तीनों आपका होगा ही दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2। आगे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक संस्था है। तो देखिए परिवार जो है ना एक संस्था है। ठीक है। परिवार क्या है, एक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे प्रश्न पूछा है कि परिवार क्या है। तो परिवार आपको मैंने बताया ऊपर में एक संस्था है। तो आप बोल सकते हैं संस्था या समिति। तो आप बोल सकते हैं ये संस्था और समिति दोनों ही होगा दोस्तों। ठीक है। तो बोलेगा ऑप्शन नंबर 3 संस्था समिति दोनों ही। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता, यानी कि परिवार की विशेषता बताना है। तो देखिए परिवार में सार्वभौमिकता होती है, सीमित आकार होता है और भावनात्मक
आधार भी होता है। तो ये सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है, बोल रहा परिवार की विशेषता नहीं बताना है, ठीक है, नहीं है बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोला सीमित आकार, देखिए परिवार में सीमित आकार होता है तो ये तो होगा ही। आगे बोला यौन इच्छाओं की पूर्ति, ये तो होगा ही दोस्तों, यौन इच्छाओं की पूर्ति। फिर सामान्य निवास भी होता है, ये तीनों होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, औपचारिक नियम कानून। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औपचारिक नियम कानून ये नहीं होता है। क्लियर। आगे जो प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका है। देखिए प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी जो भूमिका रहेगी वो विचारों एवं व्यक्तियों का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि समिति की विशेषता है। तो समिति की क्या विशेषता होती है, क्यों इसका निर्माण किया था, समिति क्यों बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे अपने क्षेत्र में समिति है। तो यहाँ पे समिति क्या करती है, समिति हितों की पूर्ति के लिए निर्माण करते हैं, किसी की अच्छाई के लिए, किसी चीज़ की भलाई के लिए हम लोग समिति बनाते हैं और समिति बना के कार्य करते हैं किसी अच्छाई के लिए, अच्छे कार्य के लिए, ठीक है, ताकि वो कार्य पूर्ण हो। तो इस प्रकार से आपका मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था दोस्तों, ठीक है, आपने किया। और इससे पहले जो 2 वीडियो था वही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसे भी एक बार कर लें। और अच्छा लगता हो तो मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और बताइए कि और वीडियो बनाना है तो मैं और भी हो सके तो बना दूंगा, क्योंकि आपको और समस्या ना हो दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को देखें, मित्रों को शेयर करें। इसी प्रकार से अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।